Hello, class 11th physics chapter oscillation, and we'll start it with a basic topic, periodic motion. Okay, so periodic motion is a type of motion in which a moving object or a system repeats its motion over a regular interval of time following a definite path and under a definite force or a number of definite forces. So uh, if we talk about this periodic motion, तो बहुत से बुक्स में और बहुत सी जगह आपको कैजुअली इतना एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि विच रिपीट इट सेल्फ ओवर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है. इट शुड फॉलो अ डेफिनेट पाथ ऑल्सो. एक डेफिनेट पाथ में एक रेगुलर इंटरवल में रेगुलर पाथ पे उसे अपने आप को रिपीट करना चाहिए, और वो भी कम है. उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, अंडर अ डेफिनेट फोर्स और नंबर ऑफ डेफिनेट फोर्सेस. एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस हो सकते हैं, बट वो भी डेफिनेट होंगे. ऐसा नहीं कि कभी घट गया कभी बढ़ गया. उसके अंडर ये मोशन होगा, एंड दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट पीरियोडिक मोशन. ओके, एक कॉमन एग्जांपल इसका है कि जैसे सन के अराउंड अर्थ का मोशन. ऑल राइट, सो हियर अर्थ कंप्लीट्स वन राउंड इन अ डेफिनेट टाइम, और इट फॉलोज अ डेफिनेट पाथ ऑल्सो, एंड ऑल्सो ये एक डेफिनेट फोर्स की वजह से होता है. वो सेंट्रिपिटल फोर्स जो इसे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर सर्कुलर मोशन के लिए इसके रिस्पॉन्सिबल है. और हम जानते हैं कि यहाँ पे वैसे मैंने जानबूझ के इलिप्टिकल बनाया है बिकॉज वी नो दैट इट फॉलोज इलिप्टिकल पाथ, बट स्टिल ये जो वायलेशन नहीं होता पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि वो इसी पाथ के ऊपर चलता है. एंड इट जो फॉर दिस मोशन इट गेट्स फोर्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी तरफ पुल कर रहा है, और ये इधर के लिए मूव कर रहा है, और बीच में एक बैलेंस बन गया, सो इट इज़ मूविंग in this elliptical path. Similarly, बाकी planets के लिए भी है. So this is an example of periodic motion. Other than that, if I consider this, I'm not saying that this is a simple pendulum. Let us suppose this is a conical pendulum. ऐसे घूम रहा है. So this is also periodic motion. एक डेफिनेट पाथ में घूम रहा है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर रहा है, एंड अंडर अ डेफिनेट फोर्स और फोर्सेस. एक फोर्स इधर के लिए लग रखा है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना दें. So ultimately this component is giving it centripetal force. In the same way, a simple pendulum, so it is going to and fro. इसके बारे में तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम आगे चल के, सो राइट नाउ आई एम जस्ट स्किपिंग इट. अदर देन दैट, a block in which there is a blade, and if we move it downward and release, it vibrates like this. This is also periodic motion. It is following a definite path and it is repeating itself. In the same way, there's a spring, flexible, let us suppose, and if we compress it and then release it, then it performs this type of motion. So there are several other examples also. और इसमें भी देखिए, ये और ये मोशन काफ़ी डिफरेंट हैं. ये तीन तो आपस में मिलते जुलते लग रहे होंगे, और इनके बारे में आप लोग जानते भी हैं. इन्हें हम ऑसिलेशंस कहते हैं. इनफैक्ट जो थोड़ा रैपिड होता है उसे हम वाइब्रेशन कह देते हैं. सो बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर इफ़ वी टॉक अबाउट पीरियोडिक मोशन इज़ इट्स रिपीटिशन. और इसका जो रिपीटिशन है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है. इट इज़ वेरी मच सर्टेन एंड सिमेट्रिकल. So there can be several examples for such kind of periodic motion. I'm going to demonstrate complicated periodic motion. Okay, like this. So this is a periodic motion, and very complicated one. This one also. This one bit simpler. It mathematically. So a periodic function, we require a periodic function. So mathematical expression for periodic motion.
All right, it is very difficult to write a single equation for to represent a periodic motion, because each time a periodic motion has uh, a different nature. बहुत सारे फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत तरह के मोशन उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिराइव अ फार्मूला फॉर दैट. लेकिन एक सिंप्लीफाइड मेथड है जिसमें हम किसी भी ऑसिलेशन को, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को कई छोटी छोटी इक्वेशन में डिवाइड करके और उनका एक कॉम्बिनेशन बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड फूरियर एक्सपेंशन. ये क्लास 11th के लेवल से थोड़े से बाहर की बात है, लेकिन इसके ज़रिए हम पीरियोडिक मोशन को काफ़ी अच्छे ढंग से समझ सकेंगे, और इसके बाद जो ऑसिलेशन और जो हमारे बाकी के टॉपिक्स हैं उन्हें भी समझना आसान हो जाएगा. तो अभी पीरियोडिक मोशन की एक कॉम्प्लिकेटेड सी हम इक्वेशन समझने की कोशिश करेंगे. एंड वंस अगेन, ये भी एक डेफिनेट इक्वेशन नहीं है, पर जो पीरियोडिक मोशन को ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए हम इस फूरियर सीरीज़ का, इस फूरियर एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो लेट अस सपोज, अगर जो बॉडी मोशन कर रही है उसके डिस्प्लेसमेंट को किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम y से रिप्रेजेंट करें, और x वॉट एवर, देन इट इज़ इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट a, और a सबस्क्रिप्ट 0 कर रहा हूँ मैं, प्लस a1 cos 1 ओमेगा टी. व्हाट इज़ दिस ओमेगा, आई विल टेल यू लिटिल लेटर. लेकिन अगर थोड़ा सा रोटेशनल मोशन का आइडिया है तो शायद आप ओमेगा को समझ गए होंगे. यहाँ रोटेशन कहाँ हो रहा है, आप कहोगे यहाँ और यहाँ हो रहा है, यहाँ तो रोटेशन नहीं हो रहा है, बट इट हैज़ सम अदर स्पेसिफिक मीनिंग, उस पर हम आएंगे बाद में. a2 cos 2 ओमेगा टी प्लस a3 cos 3 ओमेगा 3 एंड सो ऑन, प्लस b1, देयर इज़ नो b0, b1 साइन 1 ओमेगा टी, क्योंकि इसके साथ cos 0 ओमेगा टी, दैट इज cos 0 रहा होगा, cos 0 1 हो गया तो ये तो बच गया. इसके साथ sin 0 ओमेगा टी आया होगा, sin 0 0 होता है, इसलिए इसके साथ जो कांस्टेंट आया वो वैनिश हो गया, प्लस b2 sin 2 ओमेगा टी एंड अप टू सो ऑन. व्हाट डज इट मीन हियर? ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी आप उसे कह सकते हैं. लेकिन अगर मैं पूरे एक सर्कुलेशन के लिए, देखिए ये यहाँ पहुँचा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्कल ही बनना चाहिए, बट ये समझ लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँचा तो एंगल इतना हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँचा एंगल इतना हो गया, यहाँ पहुँचा एंगल इतना हो गया, वापस वहीं पहुँच गया एंगल 360 हो गया, ये इधर पहुँचा, यहाँ गया और वापस आ गया. मैं वापस नहीं मिला रहा हूँ, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसे. द रीज़न इज़ कि 360 के बाद उसे हम लोग 0 मान लेते थे, लेकिन अब हम उसे 0 नहीं मानेंगे, 360 ही मानेंगे, और फिर 361 362 ऐसे आगे बढ़ेंगे. तो जितने रोटेशन होंगे, जितना रिपीटिशन होगा, उतनी बार ये बनता जाएगा. हियर ऑल्सो, इसमें सभी में एक जैसा है, इधर गया वापस आया, दूसरी तरफ गया वापस आया, एंड सो ऑन. तो एक कंप्लीट राउंड के लिए थीटा हो जाएगा 2 पाई, और जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड के बराबर लगेगा, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू. न्यू इज सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, यानी कि इस ओमेगा को वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी कहते थे, लेकिन अब हम इसका नाम कहेंगे पीरियोडिक मोशन के और ऑसिलेशंस के केस में हम इसे कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो रिमेंबर, ऐसे नहीं है कि ये सारे के सारे टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे. हो सकता है कभी इनकी ज़रूरत पड़े और कभी इनकी ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़े और किसी और हायर टर्म की ज़रूरत पड़े, बट जो भी पीरियोडिक मोशन के लिए एक्सप्रेशन हो सकता है उसके लिए एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये है. इसमें कॉस फंक्शन है और साइन फंक्शन है, क्योंकि केवल साइन और कॉस फंक्शन ही साइक्लिक वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं. साइन वेव हम इस तरह से बनाते हैं और कॉस वेव हम इस तरह से बनाते हैं. 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और साइन की वैल्यूज़ भी वैसी ही वेरी करती हैं. 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती हैं 1, फिर 1 से घटते घटते फिर 0 हो जाती हैं, फिर 180 से आगे वो नेगेटिव रहती हैं टिल 360. और कॉस की वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होती है यानी कि 1, और फिर वो घटते घटते 0 हो जाती है, 90 पे 0, फिर 180 पे नेगेटिव में चली जाती है, एंड सो ऑन. इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ग्राफ हैं, उनमें से कोई भी इस तरीके से स्मूथ
साइक्लिक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो पीरियोडिक मोशन का एक्सप्रेशन होगा वो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और कॉस फंक्शन होगा विद सम टर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन? जैसा कि हमने पहले पढ़ा पीरियोडिक मोशन, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? So it is simplest type of periodic motion. We can define it as a to and fro motion of a body or a system about a mean position in one dimension, which takes place over a definite interval of time over a definite path under a definite restoring force is called SHM. Now, what does this restoring force mean? Well, it is once again a one-dimensional force, so we will understand about it little later. But first, we'll focus on these terms. First, it should be we should be very focused about this one dimension. So, in simple harmonic motion, always remember, motion can be in two dimension, but in order to understand it, in order to derive formula for it, we will consider one-dimensional motion only. Okay, so here we have some of the examples of the simple harmonic motion. This one is simple harmonic motion. However, you can see that original path for pendulum, bob of the pendulum is this. So how can it, we can take it as one dimension? So we will discuss about it a little later. There are some condition apply on this here. So we are interested in its tip, and we know it will bend some way like this. So how are we going to call it one dimensional motion? However, this is definitely one dimensional motion, so this can be blindly we trust that it is an example of simple harmonic motion, but there are some condition for these and there are some other examples also. Okay, so one thing is for sure that all the SHM are periodic, but all the periodic are not SHM. Instead, so if this is the Venn diagram for periodic motion, then all the oscillation, this is for periodic motion, these are for oscillations, and among all those oscillation, this is simple harmonic motion. So all the simple harmonic motions are oscillations, but all the oscillations are not simple harmonic motion. All the simple harmonic motions are periodic motion, but all the periodic motion are not simple harmonic motion. Remember that. This is SHM. Okay, so next is equation of simple harmonic motion. ओके तो हमने पीरियोडिक मोशन के लिए ये इक्वेशन बनाई थी विच शोज अ कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ दैट पीरियोडिक मोशन. ये हो सकता है बहुत सारे टर्म्स की इसमें ज़रूरत पड़ती हो और हो सकता है कुछ कम की ज़रूरत पड़े, लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, रिमेंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ साइन और कोसाइन फंक्शन, मतलब साइन और कॉस फंक्शन. सेकेंड थिंग, इट इज़ अ लीनियर फंक्शन. जो इक्वेशन होगी वो y और t के बीच में होगी. डिस्प्लेसमेंट, जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है और टाइम के बेसिस पे. एंड थर्ड थिंग इज सिंगल वैल्यूड फ्रीक्वेंसी टर्म. मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाले टर्म नहीं होंगे वहाँ, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का टर्म होगा. तो जो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो या तो, अब मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ और यहाँ ए भी था बी भी था, तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सबको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने ऐसा किया था. यहाँ आई कैन पुट एनी कॉन्स्टेंट हियर. कुछ बुक्स में वाई नॉट भी लिखा जाता है इसे, वाई और सबस्क्रिप्ट में 0. तो दैट डजेंट मैटर, वो सिर्फ एक एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है. सो इट इज़ साइन ओमेगा टी. तो देखिए ये साइन फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, यानी इसमें कोई पावर नहीं है, और सिंगल वैल्यूड फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ ओमेगा का टर्म है, कोई दूसरा टर्म नहीं आया. कहने का मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, और y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये तो वही बात हो गई. ये भी हो सकता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ए और बी वॉट एवर, सी कुछ भी, कोई और कॉन्स्टेंट कॉस ओमेगा टी. बट इट कैन नॉट बी
y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस 2 ओमेगा टी। इन फैक्ट y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी। ऐसा भी नहीं कि साइन और कॉस आ गए तो नहीं, ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, ये भी लीनियर फंक्शन है और सिंगल फ्रीक्वेंसी टर्म है, एक ही सिंगल वैल्यूड फ्रीक्वेंसी टर्म है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी टर्म ओमेगा है, इसका 2 ओमेगा है, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। ऐसे ही यहाँ भी, या कोई ऐसा ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। कोई पावर कुछ एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन एक और यहाँ पे मैं इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन लेके आता हूँ कि y इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला फॉर कॉस 2 ओमेगा टी, ये किसी ओमेगा का डबल है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखें तो अपने लिए ये सिंगल वैल्यू है, अपने आप के लिए तो वो सिंगल वैल्यू ही है, उसमें और कोई ओमेगा वाला टर्म तो है नहीं, तो इसलिए ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा। सो बट इसका मतलब ऐसे तो बहुत सारे और फॉर्मूले होंगे, बट जो आपके नॉन फॉर्मूले हैं वही आपके पास एग्जाम में आएंगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ये इक्वेशन हमने जो पीछे फोरियर इक्वेशन के थ्रू हमने पढ़ी थी, उसका सबसे सिंपल फॉर्म है। इसका कोई भी एक पार्ट ले लो, ये अगर ये लेंगे तो बाकी कुछ नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे तो बाकी कुछ नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे तो बाकी कुछ नहीं लेंगे, तो इस टाइप से ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो टर्म है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि एक पीरियोडिक मोशन इज अ सुपरपोजिशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ओके, इसकी अब एक दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स इन्वॉल्व्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने कहा कि डेफिनेट फोर्स विच इज़ रीस्टोरिंग फोर्स, तो लेट अस सपोज कि F इक्वल टू, अच्छा जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसके बारे में बता दूं, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे उन्होंने y लिखा, इट कैन बी x, इट कैन बी z, इट कैन बी एनीथिंग जिस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ है। जैसे एक स्प्रिंग, अगर मैंने उस स्प्रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये था, इसे कंप्रेस करके छोड़ दिया तो इट विल मूव टू एंड फ्रो। इसके ऊपर मैंने कुछ लगा रखा है विच विल गिव इट इनर्शिया फैक्टर और ये मूव करेगा। तो मैंने जितना इसे कंप्रेस किया, लेट अस सपोज आई हैव कंप्रेस्ड इट y, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, दैट इज वाई f प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। यू कैन ऑल्सो राइट इट माइनस वाई प्रोपोर्शनल टू f, बट अल्टीमेटली हम f प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई ही लिखते हैं। सो f इक्वल टू देयर इज अ कॉन्स्टेंट, और कैजुअली उसे k ही लिखते हैं, तो हम भी उसे k ही लिखेंगे, एंड दिस k इज कॉल्ड, स्प्रिंग के केस में इसे हम कहते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, या फिर हम इसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, या हम खाली इसे फोर्स कांस्टेंट कह देते हैं। इतने इसके नाम हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये मैं काम आप पे छोड़ रहा हूँ। ओके, सो इफ़ यू प्रोसीड इट फर्दर, तो f की जगह हम लिखेंगे इसे m एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू, ओ सॉरी माइनस, आई फॉरगॉट, माइनस के वाई। सो a इक्वल टू माइनस के अपॉन m वाई। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये अभी आगे चल के काफ़ी अच्छे ढंग से रिवील होगा, बट दिस k बाई m इज़ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ एक नंबर है और नथिंग मोर देन दैट। सो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अभी अभी भी कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं हुई, लेकिन जो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को हम जानते हैं कि इट इज़ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वाई एक्सिस ले रखा है तो डी वाई बाई डी टी, एक्स लिया होता तो डी एक्स बाई डी टी, और इट इज़ कॉल्ड डबल डिफरेंशियल। इसे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, एंड रिमेंबर डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं, डी टी टुगेदर, डी टी स्क्वायर, तो इसे हम लिख देंगे बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप हायर क्लास और अभी 12th में पढ़ेंगे, और हायर क्लासेस में तो इस पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं। दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड इट्स सॉल्यूशन। ऐसे उनका पहले से एक सॉल्यूशन होता है जो रिसर्चर्स के थ्रू निकाल दिया गया है, तो इट्स सॉल्यूशन इज़, इसका फॉर्म साइन या कॉस के टर्म्स में होता है, तो हम लिख सकते हैं ए साइन
ओमेगा टी प्लस फाई। आप कहेंगे यहाँ तो ऐसा था नहीं, लेकिन ये एक एडिशनल टर्म होता है जो रेफरेंस पॉइंट, जो हमने इस मोशन को स्टडी करने के लिए जहाँ पे रेफरेंस लिया था, ये उसे इंडिकेट करता है। इट कैन बी y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये एडिशनली जो फाई है ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि हम ये साइन वाला जो है इट कैन बी कॉस ऑल्सो, अगर फाई 90 हुआ तो, और ये साइन भी हो सकता है अगर ये 90 हुआ तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ जनरलाइजेशन कि इसका इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। इसमें ए क्या है, फाई क्या है, फिर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हमने सीधे सीधे फूरियर एनालिसिस से सिंपलेस्ट पार्ट निकाल के इक्वेशन सेट कर दी। यहाँ हमने कहा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अगर पूछा जाए सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, और इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है। तो दोनों चीज़ें अब तक ये आई हैं जो हम पे इम्पोज की गई हैं। नाउ जो उसका ऐसी इक्वेशन जो जिसका हमें पहले से आइडिया है, कुछ ऐसा टॉपिक जिसके थ्रू हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, तो एस एच एम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल on its diameter of its circular path when it is performing uniform circular motion centered at origin. ऑल राइट, तो लेट अस सपोज ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं और ये एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मैं जानबूझ के ए रख रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए अनोइंग हो सकता है। ये एक्स वाई, जो पार्टिकल है ये पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक पहुँच गया, और इसमें जो एंगल उसने ट्रेस किया दैट इज़ थीटा। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्शन एंड ऑल दिस? फर्स्ट थिंग, जो सर्कुलर मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है, वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होता, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक के लिए तो वन डायमेंशनल होना जरूरी है। लेकिन उसका हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्शन? चाहे तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे खींचे, डायमीटर का है, बट हम और ज़्यादा स्पेसिफाई करके, क्योंकि हमने उसका जो डायमीटर लाई करेगा वो एक्स एक्सिस पे भी करेगा, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये हमने इसका प्रोजेक्शन है ये। अब इस प्रोजेक्शन को आप अगर इधर से देखोगे तो ये प्रोजेक्शन आपको सिर्फ एक लाइन की फॉर्म में दिखेगा। जब ये पी पॉइंट पे है तो आपको ऐसे दिखेगा, जब ये थोड़ा ऊपर चला गया तो ऐसा, ऊपर जाते जाते यहाँ टॉप पे पहुँच गया तो ऐसा, और फिर वापस आ रहा है तो फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो ये, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से नीचे जाएगा तो इधर, फिर टॉप पे पहुँच, यहाँ पे पहुँच गया, फिर वापस आ रहा है तो वापस यहाँ। तो ये कुछ आपको ऐसा सा दिखता रहेगा बस। अगर इसकी टिप पे फोकस करें तो इट इज़ अ काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड दैट्स इट। और यहीं से हमें ये एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का केस भी समझ आएगा। इट इज़ परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पार्टिकल का मास m है। मैं यहाँ पे वो सारी बेसिक्स नहीं लिख रहा हूँ कि कंसीडर दिस एंड दैट, वो आप खुद अपनी समझ से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बात करूँगा कि सिंस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, सो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, where omega equal to 2 pi nu and nu is frequency of circulation. Next, हमें ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x हो गई और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू y हो गई। नाउ इफ़ वी आर डिराइविंग इक्वेशन फॉर y, तो एक काम करते हैं, y और ये रेडियस a है तो ये रेडियस भी a होगा, और y और a में एक रिलेशन होगा कि y अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा, एंड दैट इज साइन ओमेगा टी, एंड सी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और यही तो वह इक्वेशन है जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम करी थी। अब आप पूछेंगे कि ये कॉस क्यों नहीं हो सकता? ये कॉस भी हो सकता है, उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स दूसरे तरीके से लेने पड़ेंगे, एंड डजेंट मैटर, ये तो आर्बिट्ररी है, कोई हमेशा ओरिजिन पे रख के हम थोड़ी घुमाएंगे, ये तो कहीं भी हो सकता है।
तो ये जनरल एक इक्वेशन हो गई। दूसरी चीज़, हमने ये मोशन ठीक यहाँ से 0 पॉइंट से स्टार्ट किया। ये भी हो सकता है कि हम इसे इससे थोड़े ऊपर से या इससे थोड़े नीचे से स्टार्ट करें। लेट अस सपोज हम इस मोशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ दैट पी पॉइंट, और अब वो पी डैश पे पहुँच चुका है। या फिर हम इसे फाई एंगल पीछे से स्टार्ट करते हैं और अब वो पी डैश पे पहुँच चुका है। तो हम इसके लिए कोऑर्डिनेट्स कैसे, वो कहीं से भी स्टार्ट करें, हमारे लिए रेफरेंस ये पॉइंट है। एंड इन द सेम वे ये पार्ट, सिर्फ दिस डार्केंड पार्ट, ये ओमेगा टी है, ये थीटा है एंड थीटा ओमेगा टी है। वैसे यहाँ पे ये डार्केंड पार्ट, ये थीटा है यानी कि ओमेगा टी है। ऑलराइट, सो यहाँ इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इस पूरे को एंगल लेंगे तो y इक्वल टू ए साइन, और एंगल की जगह आ जाएगा थीटा प्लस फाई यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई। और यहाँ y इक्वल टू, क्योंकि पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया था तो हम तो उसे यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें से, क्योंकि उसका मोशन पहले ही स्टार्ट हो चुका है, तो हमें ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। सो इट विल बी ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ऑलराइट, कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इसके साथ हमें पता होनी चाहिए। ये जो कांस्टेंट पार्ट, ये एक वेरिएबल पार्ट है। ये इसे छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट, इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, विच इज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता था वो इसके रेडियस के बराबर, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। दूसरी चीज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा, वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कहना उसे मीनिंगलेस सा लगता है, तो इसलिए दैट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिपीटिशन, कितना रिपीट हो रहा है। और ये पूरा जो एंगल का टर्म है, इस पूरे एंगल के टर्म को हम फेज कहते हैं। एंड व्हाट इज दिस फेज? इट इज एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग वाइब्रेटिंग बॉडी और अ वेव, उसे हम फेज कहते हैं। तो जैसा इससे पहले मैंने बताया था कि जैसे ये वाइब्रेशन हो रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये मैक्सिमम गया इस पॉइंट तक, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो मैं ऐसे बना दूंगा, फिर ये वापस आया यहीं तक, तो ये हो गया, फिर ये दूसरे डायरेक्शन में गया, और फिर ये वापस मीन पोजीशन पे आया, और फिर यही प्रोसेस चलता जा रहा है। तो जितनी बार ये प्रोसेस चला है उतनी बार हम इसे ऐसे बना सकते हैं। तो मान के चलिए कि एक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे मान लिया दो ऑसिलेशन, एक यहाँ हो रहा है, एक और ऑसिलेशन हो रहा है, दोनों हमें ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अगर एक अभी अभी स्टार्ट हुआ है, उसने अभी अभी 360 डिग्री कंप्लीट किया है, तो उसके फेज़ को हम ये कहेंगे। इन दोनों में फेज़ डिफरेंस माना जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि जैसे ये भी अगर वापस रोटेशन करके मीन पोजीशन पे आ गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों के बीच कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है, वो जो शुरुआत में ये चल चुका है उसे काउंट किया जाएगा। सो फेज़ इज़ एंगुलर पोजीशन, कि कितना एंगल वाइज कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टैंड कर रही है, किसका मोशन पहले स्टार्ट हो गया था। इस तरीके से हो सकता है दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे स्टार्ट कर चुके हों, तो एक ये है और दूसरा ये है, और ये इससे थोड़ा सा आगे निकल रखा हो किसी वजह से, हो सकता है वो फास्ट हो, तो ये भी इनके बीच का फेज़ डिफरेंस हो गया। तो इनके बीच का फेज़ डिफरेंस ये भी हो सकता है कि वो दिखने में ही पता चल जाए कि फेज़ डिफरेंस है, और अदरवाइज़ उसकी पास्ट हिस्ट्री से हमें पता चल जाए कि उनके बीच फेज़ डिफरेंस है। तो यहाँ पे जैसे इस मोशन और इस मोशन के बीच में फाई का फेज़ डिफरेंस है, ये फाई फेज़ डिफरेंस आगे चल रहा है इससे, ये फाई फेज़ डिफरेंस पीछे चल रहा है इससे। सो द बॉटम लाइन इज़ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन एक लीनियर फंक्शन होगी विच इज़ अ साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। ये कॉस फंक्शन भी हो सकता था अगर इसे किसी दूसरे रेफरेंस में देखा जाता, किसी और डायरेक्शन से मार्क किया जाता, और ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी टर्म होगा लाइक हियर, क्योंकि उस मोशन में वो सबसे सिंपलेस्ट मोशन है, उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी का टर्म ही पॉसिबल है, और वो एक लीनियर फंक्शन होगा, उसमें कोई पावर नहीं लगेगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो गया है, और इस चैप्टर का बाकी का एनालिसिस मैं इससे अगला वीडियो डालूंगा, उसमें ये चैप्टर। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे वीडियो को, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।